दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड के प्रथम पाठ जयशंकर प्रसाद द्वारा जो दो गीत, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत लिया गया है, उन कविताओं से संबंधित। इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, और ये जो दोनों कविताएं हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, इनको पढ़ेंगे और इनका भाव बताएंगे, और साथ ही साथ इनका अर्थ, भाव और व्याख्या भी स्पष्ट करते हुए चलेंगे। इसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पाठ से संबंधित, जिसमें इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। जयशंकर प्रसाद सन 1889 से 1937 तक का आपका जीवन काल रहा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। यानी कि स्कूल में जाकर के ही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप में मन है, यदि आप में करने का कुछ हौसला है, तो आप घर पे बैठ के भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने किया। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। अनेक विधाओं में आपने लिखा है, लेकिन मूल रूप से कवि के रूप में आप अधिक पहचाने जाते हैं। और पहचाने भले ही नहीं जाते हों, लेकिन आंतरिक जो आपका स्वभाव है वो कविता का रहा है। आपने नाटकों में भी अपनी कविताओं का खूब प्रयोग किया है और अन्य विधाओं में भी। और नाटक में तो बाकायदे आपके नाम से युग चलता है, तो इतने प्रभावी नाटककार आप रहे हैं। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताएं, उनकी कहानियाँ, उनकी अन्य रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती अपूर्ण रहा है, ये उपन्यास हैं। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये आपके कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध आपके निबंध संग्रह हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ये कविताएं हैं। देवसेना का गीत कविता की बात करें तो प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के
धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आहा वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की नई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत है। देवसेना का गीत कविता में कवि ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक स्वच्छ प्रेम की कल्पना के माध्यम से देवसेना के चरित्र को स्पष्ट किया है और जो प्राप्य नहीं है उसके लिए एक मन में उठने वाली टीस या इच्छा को किस तरह से देवसेना संचालित करती है, इसका एक सुंदर और आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंध के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। ये कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा का प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। इस गीत के माध्यम से भारत की विशिष्ट पहचान को, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके स्वभाव को व्याख्यायित किया गया है कि भारत किस तरह से अपने ही नहीं बाह्य अनजान लोगों को भी गले लगाता है और संकट के या समस्या के समय में सबका सहयोग करने की प्रवृत्ति इसमें विद्यमान है। देवसेना का गीत कविता इस प्रकार है। यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आहा वेदना मिली विदाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने
यह विहाग की तान उठाई, आहा वेदना मिली विदाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बावली, तूने खोदी सकल कमाई, आहा वेदना मिली विदाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, आहा वेदना मिली विदाई। लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ने संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई, आहा वेदना मिली विदाई। तो वेदना को एक तरह से स्वर दिया है देवसेना ने, अपने जीवन के चरित्र को यहाँ पर उद्घाटित किया है। इसकी पूरी व्याख्या हम करेंगे, एक एक अंश को लेकर के स्पष्ट करेंगे। अगली कविता का वाचन और कर लेते हैं एक बार। कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे, करुणाजल लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। अरुण है मधुमय देश हमारा। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है गीत। कार्नेलिया जो कि एक सेल्यूकस, एक विदेशी सेनापति की बेटी है, वो भी जब चंद्रगुप्त से प्रेम करने लगती है तो वह भारत में आती है, वहाँ की खूबसूरती को देख करके, वहाँ के लोगों को देख करके कहती है, अरुण ये मधुमय देश हमारा, तुम्हारा नहीं हमारा, यानी कि उसे स्वीकार कर लेती है। तो ये देश की खास बात है, भारत की खास बात है कि वो अन्य लोगों को, अनजान लोगों को भी एक अपनत्व की भाव से देखता है और ऐसा ही वो लोग महसूस करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ, जो दोनों कविताएं हैं, इसके भाव, अर्थ और व्याख्या की बात करते हैं। तो एक एक अंश को लेकर सबसे पहले देवसेना का गीत। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के क्षण, श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक काल के मुख्य कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पदों से संकलित है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। नाटक की नायिका देवसेना अपनी भावनाओं को दबाकर यह गीत पीड़ा में गाती है। आज जीवन के इस अंतिम समय में प्रेम निवेदन ठुकराना बहुत कष्ट देने वाला था। प्रेम के भ्रम में उसने अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं को भीख की भांति लुटा दिया है। देवसेना के दुख से दुखी होकर ये आंसू बहा रही है। वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है। उसकी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ अकेलापन ही उसका एकमात्र साथी था। ये विशिष्ट बात उसने, मतलब अपने जीवन में बहुत सारे साथी बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसका अकेलापन ही उसके अंत तक साथ रहा। देवसेना के जीवन का अकेलापन और उदासी साकार हो उठी है, उसकी पीड़ा गहरी है। विशेष में मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान हिंदी है। कविता में संगीतात्मकता है। अगला अंश है कविता का। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बावली, तूने खोदी सकल कमाई। प्रसंग है देवसेना को प्रेम में सफलता मिलती है। वह सफलता से प्रेरित होकर यह गीत गाती है। व्याख्या। देवसेना अपने बीते पलों को याद करती है और सोचती है, जब उसने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए परंतु सफल नहीं हुई, अभी भी प्यार पाने की लालसा जाग उठती है। घने जंगल में वृक्षों की छाया में अचानक किसी मुसाफिर ने उसे विहाग राग नींद भरे स्वर में सुना दिया था। तब से उसका हृदय परेशान है। भाव यह है कि यौवन के आनंदमय क्षणों में उसे एकाएक अपने मित्र से बिछड़ना पड़ा।
इसके प्रिय ने उसे ठुकरा दिया था और अब जीवन के आखिरी पड़ाव में फिर कोई प्रेम भरा राग सुना रहा है। देवसेना कहती है कि अपने लोग उसकी ओर प्यासी नज़रों से देख रहे थे, उसे पाना चाहते थे, परंतु वहाँ अपने को उनकी आंखों से बचाए हुए थी। मेरी आशा पगली थी जो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। देवसेना ने नाटक के अंत में स्वयं स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन ठुकरा दिया था। अब अपने प्रिय से मिलने की आशा भी उसके पास नहीं बची है। विशेष या अन्य में यादों के सहारे वन का दृश्य बिंब निर्मित हुआ है। आशा का मानवीकरण किया गया है। देवसेना के जीवन का अकेलापन और पीड़ा गहरी है। भाषा तत्सम, शब्दावली प्रधान हिंदी है। अगला अंश है कविता का। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। प्रसंग है स्कंदगुप्त नाटक में मालवा नरेश बंधु वर्मा की बहन स्कंदगुप्त की उपेक्षित प्रेमिका देवसेना अपने अंतिम समय में यह गीत गाती है। इस गीत में उसके जीवन की संपूर्ण पीड़ा झलकती है। व्याख्या। देवसेना कहती है कि मेरे कमज़ोर कदमों के साथ साथ प्रलय भी मेरे जीवन रथ पर चढ़कर अपने रास्ते पर बढ़ती जा रही है। कहने का भाव यह है कि मेरा हर कदम मेरे जीवन को सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। मेरे कदम उससे मुकाबला करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। मेरे कदम स्वयं सर्वनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कमज़ोर कदमों से उससे आगे निकल जाने की होड़ में मेरी हार निश्चित है। फिर भी मैं उससे व्यर्थ ही मुकाबला कर रही हूँ। मैं प्रलय को पराजित नहीं कर सकती। अत्यंत निराश और पराजित देवसेना कहती है कि हे प्रभो, अपनी यह अमानत अर्थात यह जीवन जो आपने मुझे अमानत की तरह कुछ समय के लिए दिया था, इसे वापस ले लो। आज मेरी करुणा भी विवश है, हार मान बैठी है। यह संसार कुछ भी कहे, मैं आज जीवन की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा मन लज्जित है। विशेष देवसेना विदाई वेला में अत्यधिक दुखी है। तत्सम शब्दावली प्रधान हिंदी है। संगीतात्मकता का प्रयोग हुआ है कविता में। जीवन रथ में रूपक, पथ पर हारी होड़ में अनुप्रास तथा प्रलय का मानवीकरण हुआ है। अब दूसरा जो गीत है कार्नेलिया का गीत, उस कविता का अर्थ भाव और व्याख्या की बात करते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद विरचित गीत कार्नेलिया का गीत से लिया गया है। सेलुकस की बेटी कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक में भारत के सौंदर्य पर मुग्ध होकर यह गीत गाती है। वह गीत गाती हुई कहती है कि व्याख्या। प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से रंगा हमारा यह भारत देश अत्यधिक रसमय और सुंदर है। कार्नेलिया द्वारा भारत को हमारा कहना अटपटा लगता है, परंतु वह भारत पर मोहित थी, इसलिए उसने अपनापन जताया है। यह देश तो अनजानों को भी अपना लेता है, अपना बना लेता है। तभी तो असीम आकाश यहाँ पर क्षितिज पर जाकर पृथ्वी का सहारा ले लेता है। इससे भारत के असीम विस्तार का भी पता चलता है। रसपूर्ण कमलों के भीतर की क्रांति या शोभा पर तालाब के किनारे के वृक्षों की सुंदर डालियां नाच रही हैं, मानो उससे पंखा कर रही हों। दूर दूर तक सजीव हरियाली छाई है। प्रातः के समय वनस्पति पर ताजगी रहती है, वह सजीव रहती है, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। बाल सूर्य की लाल लाल किरणें हरी हरी घास पर ऐसे चमकती हैं मानो किसी ने मंगल सूचक कुमकुम चारों ओर बिखेर दिया हो। यह बहुत शांत व करुणा भरा देश है। छोटे छोटे सतरंगों के पंखों वाले पक्षी दूर देशों से शीतल सुगंधित वायु के समीर के सहारे भारत की ओर उड़े चले आते हैं, क्योंकि यह पक्षी भी भारत को अपना प्रिय घोंसला मानते हैं, इसलिए बार बार यहाँ आते हैं। विशेष में भारत की भोर का मनोहर चित्र अंकित किया गया है। पूरा पद्यांश एक सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत कर रहा है।
पद्यांश में संगीतात्मकता झलकती है। भाषा संस्कृत निष्ठेम तत्संप्रधान हिंदी है। आगे का अंश है कविता का। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभले ऊषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, अरुणी है मधुमेह देश हमारा। प्रसंग इस कविता में स्कंदगुप्त के सेनापति चंद्रगुप्त के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठी भारत के अनुपम सौंदर्य को निहार रही है। वे भारतवर्ष की महान परंपराओं व इसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करती हुई ये बता रही है या ये बातें कर रही है। व्याख्या। कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुंदरता का उल्लेख करती हुई कह रही है कि जिस स्थान पर लोगों को बरसती हुई आँखों के जल से भरे हुए बादल बन जाते हैं और जहाँ अनंत दूरी से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती हैं, वही प्यारा भारतवर्ष है, वही सुंदर भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष की सुंदरता, इसके प्राकृतिक वातावरण, इसकी सौम्यता, इसकी सहनशीलता को नमन है। रात भर जागने के बाद मस्ती में तारे उगते रहते हैं, तब सुबह के समय उषा रूपी नायिका सोने का घड़ा लेकर उसमें सर्व सुखों को भर कर लाती है और उसे भारत भूमि पर उड़ेल देती है। और सुबह उदित होने वाले सूर्य की किरणें जैसे कि स्वर्ण किरणें बिखेर रही हों ऐसा आभास देती हैं। तो ऐसा सुंदर भारत है। विशेष में हेमकुंड में रूपक अलंकार है। भाषा सरल, सहज और नाटकीय है। प्रसाद और माधुर्य गुणों का समावेश है। कविता में अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए इस पाठ में हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और दोनों कविताओं के अर्थ, भाव और व्याख्या को स्पष्ट किया। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। और यदि इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य पाठ को लेकर के, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के किसी टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसी अकादमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। हम आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।